राजनगर गांव का रहने वाला चंद्रशेखर बहुत ही होनहार और होशियार इंसान था। वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमानी के मामले में वो औरों से 4 कदम आगे ही रहता। चंद्रशेखर के घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने गांव से बाहर जाकर किसी बड़े नगर में कोई काम धंधा करने का फैसला लिया। उसके माँ बाप ने भी चंद्रशेखर को शहर जाने की अनुमति दे दी। वे भी चाहते थे कि उनका बेटा धनवान बने। एक दिन वह बड़े शहर में पहुंच गया। भाग्य ने उसका साथ दिया और चंद्रशेखर जल्दी जल्दी ही छोटे मोटे व्यापार करते करते नगर का एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। कभी कभी वह अपने गांव का चक्कर भी लगाता रहता था, अपने माता पिता से मिलता। उसके माता पिता भी खुश थे कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करता था और उसके माता पिता भी उसकी बहुत ही प्रशंसा करते और आशीर्वाद देते थे। गांव के लोग भी चंद्रशेखर की इस कामयाबी से बहुत ही प्रसन्न थे। जीवन के हर छोटे बड़े कार्य और व्यापार में भी चंद्रशेखर अपने माता पिता की सलाह जरूर लेता था, परंतु नगर में अकेले रहते रहते वह अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन वह गांव में अपने माता पिता से मिलने आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम कमा कर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसीलिए ब्याह करके पत्नी का ध्यान भी तुम भली भांति रख सकोगे। इसीलिए बेटा हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर लो और अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी थी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बात होती। उसकी माँ अक्सर उससे कहती कि शहर से ही कोई लड़की नज़र में आए तो ब्याह कर लो। फिर इस बात की शंका जताई गई कि शहर की लड़की बहुत ही नकचड़ी और खर्चीली होगी। उसके पिता कहते, शहर की लड़की से ब्याह करेंगे तो वह गांव आना जाना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज भी नहीं रखेगी। उनके रिश्तेदारी के कुछ लोग कहते, गांव के लोगों को गांव की ही लड़की से ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर बड़े नगर में अच्छा व्यापारी था, इसलिए गांव के आसपास भी कई लोग उससे परिचित थे। उसके ब्याहने की उम्र भी हो चुकी थी। इस बात को जानकर सभी अपनी अपनी बेटी का रिश्ता करवाने की चाह रखते थे। लड़कियों के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान करते, परंतु चंद्रशेखर सबको सुनता और शांत रहता। एक दिन नदी पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर उसकी प्रतिष्ठा गांव वालों के सामने और भी बढ़ जाएगी। उसे यह रिश्ता उपयुक्त लगा और उसके माता पिता भी इस ब्याह के लिए राजी हो गए। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर नगर में आ गया। दिन भर वह अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता। इसी बीच उसकी पत्नी आसपास के घरों की औरतों से बातचीत करने में अपना समय बिता देती। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। नगर की औरतों को चनामती की बातें बहुत ही ऊटपटांग लगती थी। असल में चनामती एक बहुत ही बातूनी औरत थी। उसे हर समय कोई ना कोई बात करनी ही होती थी। एक क्षण के लिए भी चुप रहना उसने कभी सीखा ही नहीं था। इसके अलावा वो एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसके मायके में इतने नौकर चाकर थे कि उसे कोई काम करना ही ना पड़ता था, इसीलिए उसे घर के कई सारे काम करने नहीं आते थे। नगर की औरतों को महसूस हुआ कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने का सलीका नहीं है। वह हमेशा बहुत ही ज्यादा बोलती रहती है और अपने पति चंद्रशेखर की तारीफ करते नहीं थकती। वे सब औरतें भी इस बात से सहमत थी कि चंद्रशेखर बहुत ही सीधा और समझदार है और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा बड़बोली है। वो समझती थी कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काट कर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बात काट देती। उस पर उसका बात करने का ढंग भी बहुत ही जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता कि चनामती चंद्रशेखर के योग्य नहीं है, इसीलिए इसे चंद्रशेखर के योग्य बनाना होगा। एक सुबह की बात है, चंद्रशेखर ने अपने व्यापार पर जाने से पहले पत्नी से कहा
मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी हो रहा है। उसके मुंह से हलवा निकला ही था कि उसकी पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहना शुरू कर दिया, ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बना देती हलवा तुम्हारे लिए। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं कहते? मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई कि चनामती हलवे को पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो क्या? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवा की पूरी उम्मीद दिखाकर व्यापार के लिए भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा कभी बनाया ही नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि कैसे हलवा बनाया जाता है, परंतु अपने पति के सामने वो नहीं जानती कहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी हुई औरतों के जमघट में बातचीत करने के लिए निकल गई। उसने सोचा, अगर अब यहाँ पर हलवे के विषय में किसी से पूछती हूँ तो यहाँ पर सब मेरा मजाक बनाएंगी, फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसीलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे इनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, इसमें इतना सोचना क्या? वह तो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। चनामती ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, फिर भी आप तो जानती ही हो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ हाँ मैं तो अच्छे से जानती हूँ, इसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी तो चाहिए, मुझे पता है, और अन्य सामग्री भी तो चाहिए ही ना। बूढ़ी ने फिर से उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है और उसमें घी भी चाहिए। उसने इस तरह से प्रतिक्रिया की जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने फिर से कहा, उसके बाद भी तो। इतने में बूढ़ी बोली, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है? फिर बुढ़िया ने कहा, घर में पानी और दूध तो है ना? तब चनामती ने तुनक कर जवाब दिया, दूध और पानी नहीं होगा? ऐसा कोई घर होता है क्या? और फिर मेरे पति तो इस नगर के जाने माने व्यापारी हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि हमारे घर में दूध ना हो। इस बार उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बहुत ही नागवार लगा, पर उसने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने के लिए कहा, उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ अच्छी लकड़ी की जली हुई राख को इस तरह से तैयार करना होगा। इन सब बातों से मैं पहले से ही अच्छी तरह परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को घी के साथ भून लेना, फिर पानी के साथ अच्छी तरह पका लेना। जब पक जाए तो छनी हुई राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर वो बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूरज की तरफ देखते हुए समय का अंदाज़ा लगाया और कहा, अब मुझे जाना होगा, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर वैसा ही किया जैसे बुढ़िया ने उसे बताया था और अंत में छनी हुई राख भुनी हुई सूजी में मिलाकर रख दी। वह अब अपने पति की राह तकने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत ही प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। चंद्रशेखर भूख से बहुत ही व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोर डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है? चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यह हलवा है, मैंने सब कुछ डाला है। मैंने राख को भी बहुत अच्छी तरह से छानकर और बहुत ही मेहनत से यह हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी बड़ा है। इतना सुनना ही था कि चंद्रशेखर ने उसे झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो, और हाँ अच्छे से नीचे देखकर फेंकना, किसी के सिर पर मत गिरा देना, वरना कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। चनामती ने वो हलवा घर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब वो अपने पति के पास आई तब उसके पति ने कहा, अगर तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता था तो तुम किसी से पूछ सकती थी। इस पर चनामती ने अपनी पूरी कहानी चंद्रशेखर को सुना दी। तब चंद्रशेखर ने कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही ये हलवा खराब हुआ है।
अगर तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता था तो तुम्हें सीधे सीधे अपनी सहेलियों से पूछ लेना चाहिए था, परंतु अपनी ज़्यादा अकल लगाने के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी? इस पर चनामती बहुत ही शर्मिंदा थी। वह कुछ नहीं बोली। अगले ही दिन चंद्रशेखर अपनी पत्नी को गांव वापस ले गया और उसने माँ से कहा, माँ, पहले तुम अपनी बहुरानी को सब कुछ सिखाओ। बिना सीखे समझे इसने मेरी बहुत ही किरकिरी करवा दी। इसके बड़बोलेपन ने ही मेरी शहर में बहुत ही प्रतिष्ठा खराब करवाई है। इन सब घटनाओं के बाद चनामती को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अपनी सास से घर के सारे काम सीखे और अब वो पहले की तरह बातूनी भी नहीं रही। समय बीतने के साथ साथ वह एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बन गई। अब चंद्रशेखर और उसका परिवार एक सुखमय जीवन बिताने लगा।